ओके सर, तो हम ऑटो सेक्टर पर ही बात कर लेते हैं कि ऑटो सेक्टर्स में आपको इस वक़्त क्या रुझान लग रहा है? बिकॉज़ मार्केट में तो सारे ही सेक्टर लाल निशान में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में इस सेक्टर का आपको क्या व्यू नज़र आता है आने वाले समय में? को मैं दो टाइम फ्रेम्स में डालूंगा। मैं अभी चेक कर रहा था पिछले एक महीने में जो है सम ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स वर एफएमसीजी, ऑटो। इनमें बहुत ज़्यादा तेजी नहीं देखी गई वर्सेस अदर्स लाइक रियलिटी, स्मॉल कैप, जिनमें ज़्यादा मूव हमने देखा है। अब ये कहाँ पे जाके रियलाइन होगा, क्योंकि जो आरबीआई की पॉलिसी है वो क्लियरली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट करना चाहिए। जैसे जैसे और रेट कट्स भी आएंगे, आई नो दे हैव सेड कि पॉलिसी इज न्यूट्रल, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि और रेट कट्स भी ड्यू हैं ओवरऑल। जैसे कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे की तरफ जाता जाएगा, सो इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स लाइक ऑटोज जो कि ट्रिगर होते हैं, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन इज डन थ्रू लोन्स, इट विल बेनिफिट, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। सिर्फ समय की बात है। नियर टर्म शायद अंडर परफॉर्मेंस रहे, मीडियम टू लॉन्गर टर्म आई थिंक द परफॉर्मेंस इन ऑटो सेक्टर विल ऑल्सो कम बैक। जिस तरह की हमने बहुत एंथुजियाज्म रियलिटी में पहले देखी, बट ऑटो सेक्टर में उतनी एंथुजियाज्म अभी तक देखी नहीं है। बट ओवर टाइम आई थिंक इट विल कम बैक, बट शॉर्ट टर्म में it could still be a slightly weak sector. जो हम वैल्यूएशन की भी बात कर रहे थे रोहित सर, वो वैल्यूएशन की वजह से ही आपको लगता है कि एफएमसीजी नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि एफएमसीजी के लिए इतना कुछ कर दिया गया है ऑलरेडी कंजम्पशन बूस्ट के लिए, उसके बावजूद भी इनमें तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, वो मोमेंटम नहीं पकड़ रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक सी एफ एम, अगर मैं बोलूं कि बाजार एक डेढ़ साल चलने वाला है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एफएमसीजी स्टॉक्स नीचे जाएंगे। बट एफएमसीजी जैसा डिफेंसिव सेक्टर एंड स्पेशली एट हाई वैल्यूएशंस में मैं निवेश क्यों करूंगा? तो पर्सनली आई वुड नॉट बाय एफएमसीजी एट ऑल। इट हैज 0% इन माई होल्डिंग्स, एंड वी डोंट लुक एट इट, वी डोंट इवन कंसिडर इट, क्योंकि जैसे बोला वैल्यूएशन भी है और रिटर्न्स क्या आने वाले हैं इस वैल्यूएशन पे। तो आपके रिटर्न्स ही अगर कम होंगे तो वी एंड अप सर्चिंग फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड केसेस, या फिर वैल्यूएशंस बहुत ही कम होने चाहिए ना। अभी आप ऑटोज की ही बात कर रहे थे। ऑटो सेक्टर में कई ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने पिछले 8 महीनों में काफी डीप करेक्शन दिया है, 30, 40, 50% रिट्रेसमेंट देख लिए। अब वहां पे वैल्यूएशंस काफी अच्छे हो गए। सम हुँ। ऑफ देम आर इवन एसोसिएटेड विद एक्सपोर्टिंग टू यूरोप एटसेट्रा। तो जब लिंकेजेस हैं आपके ग्लोबल, वो शायद ज्यादा बेटर करें। सो देर आर केसेस फॉर बेटर वैल्यूएशंस या बेटर ग्रोथ ओवर एंड अबव एफएमसीजी, डिफेंसिव सेक्टर, या फिर अगर हम लोग आईटी की भी बात करें, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों आज जो थोड़ा पिछले 2-3 दिन में आईटी सेक्टर चल रहा है। अभी आईटी सेक्टर भी ग्लोबल ग्रोथ के साथ साथ कहीं ना कहीं चलेगा ही, बट आर यू गोइंग टू सी अबव एवरेज ग्रोथ? क्या आप इसमें निवेश करेंगे? अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं मार्केट से ज़्यादा अच्छे ग्रोथ रेट से इन्वेस्ट करूं, मेरे रिटर्न्स ज़्यादा हों, तो मैं इमीडिएटली आईटी और एफएमसीजी को हटा दूंगा उसमें से। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट, कि ये नहीं कि चलेंगे कि नहीं इवेंचुअली, बट रिटर्न ज़्यादा नहीं आएगा तो इसमें निवेश करने का बहुत बड़ा केस नहीं है। गुड आफ्टरनून समीर सर। समीर सर, वैल्यूएशन हाई की बात तो कर ली, लेकिन वैल्यूएशन अच्छी कहाँ लग रही है आपको? तो एक्चुअली जो द फनी थिंग इज रोहित एंड मी अग्रीइंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। जहां मुझे वैल्यूएशन अच्छी लग रही है एक्चुअली दी ऑटो स्पेस, ज्यादातर टू व्हीलर्स में जहां करेक्शन आई है। अगर आप देखें हीरो होंडा, तो आई कैन ऑल्सो टेल यू, हुँ। मैं थोड़ा टेक्निकल्स भी देखता हूँ, तो टेक्निकल्स में हीरो होंडा इज शोइंग एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी मैंने फंडामेंटल्स भी स्टडी किए हुए हैं। Now, in the fundamental side, what we see is the stock is trading at about 19 times earnings, historical. Growth this year will be maybe around 7-8% on the top line, and margin expansion thoda shayad hoga, and what we'll see operating leverage playing out. So, trading at about 17, 16, 17 times forward, 1 year forward, जो ज़्यादा expensive नहीं है। फिर आप हीरो होंडा हुँ। में देखें तो they also own Ather Energy, which is now a listed entity. So you can, they own 30% of it. If you take the value of that and subtract that from the current market cap, so I feel there is upside potential in a Hero MotoCorp at this point of time. Uh, they are also looking at increasing their export business, and if that starts picking up, I think that will be the trigger. स्टॉक काफी ऊपर से हुँ। नीचे आया हुआ है, तो वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। बजाज ऑटो सिमिलर स्टोरी, ऊपर से काफी नीचे आया है, कंसोलिडेट हो रहा है। वी फील देयर इज वैल्यू देयर। टाटा मोटर्स है, वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरीज में एक सोना कॉमस्टा है, जो सोना बीएलडब्ल्यू, दे आर केटरिंग टू
export market, and they do a lot of work for Tesla and battery operated cars. मेरे हिसाब से वहां पे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रांग है. एट द एंड ऑफ द डे यस, ये ट्रेड वॉर्स के वजह से ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ था, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द impact of this is going to be on margins, क्योंकि some amount of it will have to be taken by company, some amount जो purchaser है वो लेगा. So some margin compression could happen in the near term, but over a long term, all these things will rationalize. Car prices, if they move up in the US, then you know they can move back to normal margins. So Sona Comsta एक stock है, जहाँ yes valuations are not the most attractive, I'm not denying that, but जो growth opportunity है काफी strong है. So that is another stock. Motherson Sumi again, correct, if it correct correction के बाद थोड़ा rally आया है उसमें, but if the stock corrects further, then I think there is valuation comfort if it comes down closer to 130 odd levels. So I would look at Motherson Sumi on a slightly longer term basis. So this is one sector we feel there is value. Second sector, NBFC space. अगर आप देखें तो NBFC space में there are two stocks that we are quite seriously focused on. एक है LIC Housing Finance. That is trading at almost price to book value of 1. हमारे हिसाब से जो भी पेन पॉइंट्स थे एंड प्रोविजनिंग करना था बैंक, वो NBFC ने कर दिया है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ग्रोथ कमिंग इन. तो एज द book starts growing and they start doing more of these LAS and more of the corporate या अपना developer financing, तो NIMs थोड़े better हो जाएंगे and profitability will increase. Of course, there's always a risk associated with corporate lending, जो अपना developer lending, but देखिए they've gone through a lot of times where they've struggled. Now it's become a little, उनके systems भी better हो गए, so we expect them to be able to give some better quality of loans, maybe at slightly lower rates than what they were giving historical, but NIM spreads तभी भी increase होंगे. Similar दूसरा एक housing finance company है, सम्मान कैपिटल. Again, we believe कि housing finance में growth opportunity बहुत है. This company is working on a slightly differentiated business model, जहाँ पे वो लोग co-lending करेंगे या co-origination करेंगे. यानी कि जहाँ पे क्या होता है कि समझो कि एक हाउसिंग लोन देता हूँ मैं 11% पे, तो दे सेल दैट डाउन टू द बैंक एट मे बी 10.25 या 10%, एंड दे अर्न दैट 1% स्प्रेड एक्स्ट्रा ऑन 80% ऑफ द लोन. सो यानी कि 100 रुपी का लोन है तो 20 रुपी सम्मान देगा, 80 रुपीज बैंक देगा. सम्मान will do the collections, the maintenance and all of that activity, but they will earn 1% extra. So on their 20 rupee loan, they earn close to 15% interest income. Or unke borrowing cost, if they come closer to 11 per 10%, they can earn a 4% spread on the total, which is extremely healthy. And they're talking of increasing their book from 35,000 crores to almost 1 lakh crores over the next 3 years. उनके प्रोविजनिंग्स काफी हो गए. प्राइस टू बुक इज 0.05, तो यहाँ पे डाउनसाइड ऑलरेडी काफी कम है. प्लस they've taken a 4,000 crore additional provisioning in the last year, which they believe they will be able to recover a good chunk of it. तो अगर वो रिकवरी भी होती है तो I think that will lead to a great value re-rating on that. फिर अगर आप देखें तो पावर फाइनेंसिंग में एक स्पेस है जहाँ पे अभी वैल्यू थोड़ा सा बेटर हो रहा है. PFC REC दोनों काफी रन अप हुए थे पहले. नाउ देव सीन अ करेक्शन. वी बिलीव कि पावर सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग है. मोर ऑन रिन्यूएबल साइड जहाँ करेंगे. PFC REC will compete in that space also and be able to grow their book. One time book value downside limited है. Slow movers रहेंगे at this point. So बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मुझे 15 से 18% रिटर्न बैठ सकता है ओवर से केगर रिटर्न ओवर 2 years, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. एंड आई थिंक यहाँ पे वो मिल सकता है. तो NBFC एक दूसरा स्पेस है. सो ऑटो एंड NBFC इज वेयर वी बिलीव की अपॉर्चुनिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग. रोहित, आज क्रूड की बात करते हैं. क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में $70 के आसपास फिर से घूम रहा है. एक अच्छा मोमेंटम वहां पे वापस लौटा है क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में डील होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ रही है. हालांकि कल ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, पर अभी कोई यकीन नहीं कर रहा उस बात पे जब तक फॉर्मली अनाउंस नहीं होती है. तो उसके चलते हुए आज अगर हम ओएमसीज पे देखें तो बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है. HPCL, VPCL, IOC, ये सब स्टॉक्स जो है वो 3 से 4% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं. वहीं अगर हम अपस्ट्रीम कंपनीज देखें लाइक योर ऑयल इंडिया, ONGC, रिलायंस, दे आर होल्डिंग अप इन ग्रीन. क्रूड के दाम पे अगर हम बात करें तो कहाँ जाते देखते हैं हम? नाउ एट 70, तो यहाँ थमेंगे या यहाँ से ऊपर जाने की संभावनाएं और बढ़ रही है?
तो मैं अगर WTI क्रूड की बात करूं, करीब 70.94 मुझे लग रहा है मैक्सिमम अपसाइड शायद होगा। उससे ज़्यादा ऊपर मे बी 71-72 बेस्ट केस सिनेरियो, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ जाके वापस तेल के भाव नीचे आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी तेल का बढ़ाया गया है। तो ये डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है, इसके ऊपर ही तेल का भाव चल रहा है। और कोई भी चाहता नहीं है कि तेल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़े, इसलिए प्रोडक्शन हैज़ बीन केप्ट अप। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं कह रहा हूँ कि ये जो तेजी देख रहे हैं हम लोग तेल में, शायद टेम्पररी टेक्निकल बेस्ड हो सकती है, क्योंकि ओके। प्रोडक्शन हाइक्स के बाद भी तेल का भाव ऊपर आ गया। पर जैसे जैसे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा मूव, मुझे लग रहा है वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए ओपन रखेंगे। 100% श्योर नहीं है कि तेल के भाव तेज ही रहेंगे ओवर द मीडियम टर्म। अब उसका इफेक्ट ओएमसी पे क्यों आया, क्योंकि बीच में भी ओएमसी के भाव चल रहे थे और तेल का भी भाव चल रहा था। इम्पैक्ट सिर्फ आज के दिन आया है। सो इट कुड अगेन बी प्योरली टेक्निकल, और थोड़ा और डीप उसमें जाना पड़ेगा कि क्यों आज के आज ऐसा हुआ है, क्योंकि तेल के भाव भी नीचे हैं। And राइट। I'm not sure it has anything to do with the tariff deal with China, क्योंकि oil prices are a different issue. In fact, इसको हम लोग जियोपॉलिटिकल रिस्क से कहीं ना कहीं एसोसिएट कर भी सकते हैं कि चलो रशिया में कुछ हो रहा है क्या, वापस वो रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। दैट कुड बी अ डिफरेंट रीजन कि तेल के भाव ऊपर हैं। बट एज एंड व्हेन तेल के भाव वापस नीचे आएंगे, आई थिंक द बेनिफिट टू ओएमसीज रिमेन्स। एक स्टॉक है एशियन पेंट्स, समीर सर। और एशियन पेंट्स में बहुत दिनों के बाद आज एक मोमेंटम वापस आया। आपने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि बहुत सारी ब्लॉक डील्स हो रही है, प्रमोटर्स हिस्सा बेच रहे हैं, उसके चलते भी मार्केट में उठापटक हो रही है। एशियन पेंट्स जिसने परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म ही किया है ब्रॉडली मार्केट्स को फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स, अब क्या वर्स्ट इज ऑल ओवर इन दिस स्टॉक? क्या हमें इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है अभी भी कॉशियस अप्रोच के साथ ही हमको इस स्टॉक को देखना चाहिए? तो ये मैं आपको I'm going to take it in a different way. Worst in stock price correction is over. यहाँ से डाउनसाइड स्टॉक में शायद कम रहेगा, मे बी 5% 7% यहाँ से घट सकता है, बट टाइम करेक्शन ऑफ एशियन पेंट्स मे नॉट बी ओवर। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन इन दिस स्पेस इज क्वाइट इंटेंस राइट नाउ। ओके। दो बड़े प्लेयर्स एंटर हुए हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू रिलेंट, JSW एंड ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अपना बिरला ऑफिस। सो competition is now going to remain stiff for the next 2 years. Abhi, why the stock has underperformed is it was getting absolute premium valuation. Yani ki the stock was trading at 60 times forward earnings when it was at 3,500 rupees. वहां से काफी करेक्ट हुआ है of course, but even after this correction is still trading at 35 times forward earnings, which is not cheap. And we are taking forward earnings, हम लोग ले रहे basis की ग्रोथ इतना रहेगा, मार्जिन इतना रहेगा। बिकॉज ऑफ दिस ये कंपटीशन जो इतना इंक्रीज हुआ है, इट्स डिफिकल्ट टू से कि दे विल बी एबल टू अचीव उनका जो गाइडेंस है या हमारा जो टारगेट्स है ऑन ग्रोथ एंड मार्जिन। अगर वो नहीं अचीव होता है, सो देन व्हाट इज द ट्रिगर टू ड्राइव दिस स्टॉक बैक अप हायर? इंडिया में वी पे फॉर ग्रोथ, राइट? ग्रोथ इज द स्टोरी इन इंडिया। अगर मेरा ग्रोथ इज गोइंग टू टेपर डाउन टू 7, 8, 10%, मार्जिन एक्सपेंशन डिफिकल्ट हो जाता है, then why should I pay 35 times or 40 times earnings? Or why should I even re-rate the stock to 60 times earnings? So is the worst in price correction over? Yes. Is the worst in time correction over? Probably not. मेरे हिसाब से ये stock will languish. ये यहाँ पे 2000 and 2500 के रेंज में will remain for the next maybe year and a half. तो अगर आप ट्रेडर हो तो आप 2000 में ले सकते हो और 2300-400 में बेच सकते हो, बट इफ यू आर इन्वेस्टर, opportunity मिलेगी over the next year, clarity मिलेगी once competition starts easing. At that point, I don't mind paying a little bit more, maybe 2,300 or 400, but at least I have clarity ki the pain point is over and now we are back to the growth story. That is the point I would look. But मेरे हिसाब से यार, even for an investor, आपको 1 year later 2,000, 2,100 के आजू बाजू में मिलेगा, तो you can buy it then, and then you can expect a CAGR return of 15%. पर अभी लोगे तो अगर आप 3 years भी रखो और आपको the stock moves to 3,000, आपका रिटर्न उतना फिनोमिनल नहीं रहने वाला है, because the CAGR returns will not be that great. आपको शायद 8-10% ही मिले।
रोहित सर, आप इस वक्त फार्मा में कुछ कर रहे हैं। फार्मा में आज तो अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन एज अ डिफेंसिव प्ले क्या आप इसमें इस वक्त क्या नजरिया रखते हैं, या फिर अभी डोमेस्टिक जितनी भी थीम्स हैं उन पर आपकी नजर है? नहीं, फार्मा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थीम। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत डर आता है लोगों को कि कहीं टैरिफ लगेगा या कुछ। आई डोंट थिंक उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। सो इट्स अ स्ट्रक्चरल थीम जो कि प्ले आउट कर रहे हैं अलग अलग कारणों से। कहीं ना कहीं प्राइसिंग पावर की बात होती है, कभी कभी जो एक्सपोर्ट्स का एंटायर थीम है, जहाँ इंडिया एक प्रोडक्शन हब बन रहा है फार्मा के लिए, वो भी एक अलग थीम है। तो एंटायर सेक्टर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम वन थिंग और द अदर। तो इंटरेस्टिंग सेक्टर, इसमें इन्वेस्टेड जरूर रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है बीच बीच में कि ये सिर्फ डिफेंसिव प्ले है, बट आई थिंक इट इज बोथ डिफेंसिव एंड ग्रोथ। ग्रोथ फैक्टर्स कई इसमें ट्रिगर हो चुके हैं। और वैल्यूएशंस जो है ज़्यादा नहीं है। सो कंपेयर टू एफएमसीजी, जब हम लोग डिफेंसिव की बात करते हैं, तो फार्मा स्टैंड्स आउट इन अ मच बेटर प्लेस देन एफएमसीजी। समीर सर, गोल्ड में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। जैसे कि शुरुआत में ही मैम ने कहा था कि मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस ने 52 वीक्स हाई टच किया है, तो ये तेजी कहाँ तक जा सकती है? और सिल्वर की हमने आई गेस काफी पहले बात की थी, आपने कहा था कि अब सिल्वर ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, उसमें लेवल्स देख चुके हैं हम, क्या और तेजी की उम्मीद कर सकते हैं? मैं बोल रहा था मेरा व्यू गोल्ड और सिल्वर पे उतना नहीं रहता है, बिकॉज वी आर नॉट समवन हु एक्टिवली ट्रैक दैट। गोल्ड क्यों बढ़ रहा था इज फॉर द सिंपल रीजन दैट पीपल वर वरीड अबाउट व्हाट द इकोनॉमी में क्या होने वाला है। ये वॉर सिचुएशन सब जगह पे चल रहा था, एंड बिकॉज ऑफ विच सम अमाउंट ऑफ कॉशियस या क्या बोलते हैं डिफेंसिव या वॉट एवर वे इन्वेस्टमेंट्स हुए थे। बट आई थिंक द रैली हैज बीन फार मोर देन व्हाट शुड बी। इट इज इवेंचुअली गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, वहां पे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। आई थिंक इंडिया में ही एक प्रोडक्ट है जहां पे आपको गोल्ड पे 2% रिटर्न मिलता है, जो गवर्नमेंट देती है, बट वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कितना लॉस बैठ सकता है उस पे। बट हैविंग सेड दैट, नो व्यू ऑन गोल्ड। सिल्वर इज गोइंग अप बिकॉज वो स्प्रेड बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर हैड बिकम टू मच, वो थोड़ा कंप्रेस हुआ है। प्लस देयर इज सम डिमांड फॉर फ्रॉम इंडस्ट्रीज फॉर सिल्वर, स्पेशली लिथियम आयन बैटरी में, तो मे बी दैट एक्सपेक्टेशन इज टू सम एक्सटेंट ड्राइविंग सिल्वर प्राइसेस अप। बट अगेन लाइक आई सेड, नो व्यू। पर गोल्ड फिनेंसर्स पे मैं पॉजिटिव ही रहा हूँ फॉर सम टाइम। आई कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव। वहां पे एवरीवन टॉक्स कि मुथूट इज अ बेटर कंपनी बिकॉज वो प्योर गोल्ड फाइनेंसर है। मेरा व्यू स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट है। मैं बोलता हूँ मन्नपुरम में आप जा सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव माइक्रो फाइनेंस एंड ऑल ओनली, बट द वर्स्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज ओवर। तो अभी यहाँ से बेटर होगा। उनका कैपिटल फंडिंग आ रहा है बिकॉज बेन, सॉरी आई एम नॉट श्योर, आई फॉरगेट हु इज द इन्वेस्टर, आई थिंक बेन है। देयर इज वन प्राइवेट इक्विटी हु इज गोइंग टू बी टेकिंग अ ह्यूज स्टेक इन मन्नपुरम फाइनेंस। जैसा वो पैसा आता है, ऑलरेडी उनका कैपिटल एडिक्वेसी काफी हेल्दी है, बट दैट विल अलाउ देम टू ग्रो अ लॉट फास्टर, बी अ लॉट मोर अग्रेसिव, recapitalize the microfinance business and be able to grow. तो मेरा व्यू मन्नपुरम पे ज्यादा पॉजिटिविटी है। I feel that stock has more upside over the next 2 to 3 years than a Muthoot Finance. Quick question, will you buy the dip, Sameer sir? It depends, dip कहाँ तक आता है और कौन से individual stocks में आता है। So we don't generally buy indices, we buy individual stocks. हमारा stock specific ज्यादा रहता है। But even at this level, let me tell you, we are buying. About 2 days ago, we bought Hero MotoCorp, जो आपके इस चैनल पे आपके शो पे मैंने कहा कि हमारा पॉजिटिव व्यू बैठ रहा है। तो when we feel there is value to something and there is an opportunity, we do invest. If the market corrects and it gives me value in something, I will definitely go ahead and invest. I'm not one to shy away. Index पे मुझे valuations expensive लग रहा है, not on individual stocks. There are certain pockets in the market which are attractively valued where we do buy. So Rohit, will you buy dips? Are you waiting for the dips, or yeah, you're fully invested? नहीं नहीं, श्योरली वेटिंग फॉर डिप्स। थोड़ा बहुत चर्न तो बाजार में होता रहता है, एंड यू आर ऑलवेज हैव सम मनी टू डिप्लॉय। तो व्हेन द डिप कम्स, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज लेने के ही रहेंगे। तो डेफिनेटली वी विल बाय द डिप्स। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। समीर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे अहेड। प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं।